नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा तय। वीरवार को शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी। हर्षिल पहुंचकर पीएम करेंगे विंटर टूरिज्म पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली दौरा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच हुई चर्चा। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का हुआ मंथन। बैठक के बाद बोली सीएम सांसद कुमारी शैलजा। कहा, बैठक में 4 मुद्दों से कराया गया अवगत। CWC में फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र के बजट का हुआ समापन। सत्र के समापन के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह सत्र उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से बहुत उपयोगी रहा है। जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग के पास हुआ हिमस्खलन। जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। हिमस्खलन की घटना कैमरे में हुई कैद। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिंबावली से है, जहां चोरी की घटना करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के कब्जे से और निशानदेही पर पुलिस ने 12,000 रुपए नगद, एक AS, एक इन्वर्टर में बैटरी और कई चोरी किया गया सामान बरामद किया है। घटना करने में प्रयुक्त बुलेरो पिकअप, i10 कार और अवैध असला भी बरामद किया गया। देखिए, सिंबावली पुलिस ने बहुत अच्छा गुड वर्क किया है। आपको याद होगा भी थोड़े दिन पहले एक चोरी की घटना हुई थी बक्सर स्थित फार्म हाउस में, और उसमें वहां पर कोई चौकीदार कोई रहने वाला नहीं था, तो एक उसमें काफी सुराग हमको मिले थे और पुलिस कई दिशाओं में इसमें काम कर रही थी। इसमें सिंबावली पुलिस को 11 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। न सिर्फ उस ब्लाइंड घटना का अनावरण हुआ है, उसके साथ ही साथ क्षेत्र में होने वाली और कई घटनाओं से इनका ताल्लुक जो है पता चल रहा है। जो 11 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इसमें तालिब, धर्मेंद्र, अनीस, फखरुद्दीन, शोएब, शादाब, राशिद, अब्दुल खालिद, नुमान, अशरफ और रोशन, ये गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा 3 लोग इसमें जो बिल्कुल क्लियर कट घटना में शामिल थे और भी कई घटनाओं में इनके साथ में रहे हैं, वो उसमें से जो है हमको अभी नहीं मिल सके। उनके बारे में हमको बहुत पूछताछ मिला है। जो इनका मुख्य सरगना था, उसका नाम अभी डिस्क्लोज हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो है उसके तमाम लिंक्स भी बताए जाते हैं। उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, उसको पकड़ेंगे और इससे और चीजें काफी खुलेगी। इनकी घटना में हमको सिर्फ सिंबावली ही नहीं बल्कि क्षेत्र में करी हुई और घटनाएं, मथुरा में करी एक काफी बड़ी घटना जिसमें एक फैक्ट्री में धागा बनाने की और इस तरह की जो कॉइलिंग वाली फैक्ट्री थी, उसका इन्होंने जो है, जिसमें हमको काफी 20 पुरानी 20 सिलाई मशीन, इंटरलॉकिंग के काज, कई सारे बड़े बड़े लोहे के रोलर, बहुत भारी भारी सामान हमको मिला है। ये साथ में एक बुलेरो गाड़ी पिकअप लेकर के चलते थे और एक i10 में ये लोग सफर करते थे, और जहां पे इसमें रैकी करते थे और जहां पे इनको इस तरह का मिल जाता था संभावना, और जो देखते थे कि जहां पर कोई नहीं है, ये जो पुरानी फैक्ट्री पड़ी है, इसमें चोरी कर लेते थे। हम कह सकते हैं कि एक अंतर्राज्यीय गैंग है ये। अभी तो इसमें हमारे ही राज्य की 2 घटनाओं का खुलासा हुआ है, लेकिन ये भी जानकारी इनसे पूछताछ में हुई कि नाम बदल बदल कर इन्होंने हरियाणा और दिल्ली में भी घटनाएं करी हैं। तो इस प्रकार से एक बड़े इंटर स्टेट गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। काफी अच्छी बरामदगी इसमें करी गई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां प्रयागराज महाकुंभ 2025 का सफल आयोजन होने के बाद क्षेत्र के श्रद्धालुओं में गंगा जल का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योगी सरकार की मंशा है कि राज्य की वह जनता जो किसी कार्यवर्ष महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से चूक गई है, उसे गंगा जल मिल जाए। योगी सरकार की इस पहल की सभी लोगों ने सराहना की है। संगम के जल का वितरण किया जा रहा है, क्या है पूरी प्रक्रिया, क्या आदेश आप लोगों को मिला था? देखिए, महाकुंभ समापन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रबल इच्छा अनुसार कि हर जनपद के सामान्य जनमानस को भी महाकुंभ के गंगा जल का जो है लाभ मिले, इसके लिए एक ये स्कीम चलाई गई है, जिसमें जो भी फायर टैंकर्स वहाँ ड्यूटी पे गए थे, वो जो लौट रहे हैं अपने साथ गंगा जल लेके आ रहे हैं, और हर जनपद में जो है इस तरह से फायर टैंकरों से जो है पानी वितरण किया जा रहा है, गंगा जल वितरण किया जा रहा है।
क्या कितने यहाँ से कितने टैंकर गए थे और यहाँ कहाँ वितरण होना है? जी, यहाँ से 2 फायर टैंकर्स गए थे। एक में 2500 लीटर पानी था और दूसरे में 2000 लीटर गंगा जल था। दोनों में 2000 और 2500 लीटर गंगा जल था। तो उसी को जो है हम वापस ला के यहाँ जन मानस को जो है वितरण कर रहे हैं। आज यहाँ कहाँ पे आप लोग वितरण कर रहे हैं और इसके बाद कहाँ वितरण किया जाएगा? आज यहाँ पे जो है रॉबर्ट्सगंज में जो है थाना रॉबर्ट्सगंज के सहयोग से यहाँ पे जो एसपी साहब के जो है निर्देशन में यहाँ वितरण किया जा रहा है। सिमिलरली कल जो है चौपन में वितरण किया जाएगा। शासन प्रशासन मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत कोट धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में ऐसा कभी हमने नहीं देखा। मैं वहाँ गया था लेकिन मैं चूँकि हम थे फिर मेरी जो पैर की प्रॉब्लम थी इसलिए हम लोग संगम स्नान नहीं कर पाए। गंगा जी स्नान किए, वहाँ बाकायदा पूजा पाठ हवन गौदान किए, वहाँ से गंगा जल लिए और वहाँ से चले आए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के नागौर से है, जहां आगामी होली और रमजान पर्व को देखते हुए थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र में सम्मानित नागरिकों, नगर पालिका प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं ने भाग लिया। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता ने कहा कि होली और रमजान आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है। हम सभी को मिलकर इस शांति और प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। जिम्मेदारी बनती है कि नमाज के टाइम हम भी ध्यान रखें और जब होली का त्योहार हो तो 2 दिन का त्योहार होता है। अगर गलती से कोई हमारा भाई आपस में अपने किसी दोस्त को, अपने चाहने वाले को, अपने पड़ोस में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी है, कोई रंग लग जाए तो उसका ऐतराज न करें। पहली बात तो बचें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो उस दिन थोड़ा सा स्टे कर लें, और लग भी जाए तो कोई बात नहीं। ऐसे ही हम भी मस्जिद के सामने से निकले, नमाज चल रही है और नमाज के दिन किसी भी ध्वनि प्रदूषण से हमें बचना पड़ेगा। तो इन चीजों का ख्याल अगर हम एक दूसरे का रखें तो निश्चित रूप से संबंध प्रगाढ़ होंगे। प्रगाढ़ होने के साथ साथ आपसी भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम इस क्षेत्र से, इस नगर से जाएगा। उसी चीज को लेकर के कोतवाल साहब, इनका समस्त स्टाफ, हमारे शासन और प्रशासन, हमारी सरकार लगातार आज उत्तर प्रदेश के हर एक थाने में, हर एक जिले में ये सार्वजनिक मीटिंग बुला करके आपसी भाईचारा कायम रहे, एक दूसरे की भाव। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां नगर निगम से बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां रमजान माह में लोग सड़क पर नाली की शील्ड व कूड़े के ढेर से होकर गुजरने को मजबूर हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया। देखिए, ये वार्ड नंबर 56 सराय रहमान है और मैं समाज सेवी उमर खान हूँ। यहाँ पर सफाई व्यवस्था का क्या हाल है, 11:30 बज रहे थे और पूरे रोड पर कूड़ा पड़ा था, पूरे रोड पर। मैंने उसके लिए उपजिलाधिकारी को भी वीडियो उसकी सेंड की और चीफ नगर आयुक्त को भी भेजी और मैंने कहा रमज़ान में जो नगर निगम कह रहा है कि हमने तैयारियां ज़ोरों शोर से तैयारियां की हैं और सफाई कर्मियों को हमने एक्टिव कर दिया है और सफाई कर्मी जो है निरंतर अपना काम कर रहे हैं। धरातल पर क्या पोजीशन है ये आप अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाइए, नगर निगम को दिखाइए कि रमज़ानों में स्कूली बच्चों का, महिलाओं का, रोज़ेदारों का, नमाजियों का निकलना मुश्किल हो गया है। पूरे रोड गंदगी से भरा हुए हैं, सफाई कर्मी नाम की कोई चीज़ नहीं है और बहुत स्थिति गंभीर है। किस तरह की गंदगी है? देखिए, गंदगी इस बात की है कि जो नाला है उसकी जो कीचड़ निकलती है तो वो भी रोड पे छोड़ जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि कीचड़ निकाल दो तो निकालते हैं तो रोड पे छोड़ जाते हैं। और दूसरा ये कि सफाई कर्मी समय पर यहाँ नहीं आ रहे हैं, तमाम जनता जो परेशान है। और जो ट्रैक्टर 10 बजे 11 बजे सराय रहमान वार्ड का पूरा जो कलेक्शन एक जगह कूड़ा पॉइंट है वहाँ से उठ जाना चाहिए, वो 11, 11:30, 12 बजे तक ट्रैक्टर वाले नहीं आ रहे हैं, जिसका प्रमाण, जिसका सबूत मेरे पास है और उसकी वीडियो मैंने भेजी है। तो यहाँ जो क्षेत्रीय पार्षद है, क्या उनकी मौजूदगी में काम हो रहा है? देखिए, क्षेत्रीय पार्षद की मौजूदगी में काम नहीं हो रहा है। क्षेत्रीय पार्षद अगर यहाँ इस पॉइंट पर मौजूद हों और अपने सामने खड़े होकर कराएं तो हो सकता है स्थिति कुछ और हो, लेकिन या तो कनेक्टिविटी आपस में नहीं है, आपस में एक दूसरे से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता जो है वो पीड़ा झेल रही है।
क्या कहेंगे फिर इस गंदे को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं नगर आयुक्त जी से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारा पवित्र महीना चल रहा है, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में आप खुदा के वास्ते सफाई का ध्यान रखिए, ख़ासतौर से मुस्लिम क्षेत्रों में। और अगर जो कोई कर्मचारी समय पर अपना काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए और कहाँ फॉल्ट है उसको चेक कराइए, ताकि रोज़ेदारों को, नमाजियों को, स्कूली बच्चों को, महिलाओं को दिक्कत का सामना न करना पड़े। कौन सी जगह कहलाती है? ये सराय रहमान चौक। किस तरह का यहाँ परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है? बहुत गंदगी हो रही है, सब कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, रमज़ानों का महीना है और जो है बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर सफाई हो जाए तो बेहतर है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर रायपुर से है, जहां सिकल सेल संस्थान में सिकल सेल के मरीजों की इलाज की सुविधा नहीं होने का मामला सदन में उठा है। भाजपा विधायक अजय चंद्रकार ने मामला उठाते हुए कहा कि पीड़ित मरीज अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में सिकल सेल बीमारी से 25 लाख लोग पीड़ित हैं। सिर्फ एक ही अस्पताल संस्थान रायपुर में है। पिछली भाजपा सरकार में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या है और वो सभी जातियों में लगभग है, साहू समाज में, जननायक समाज में या आदिवासी समाज में, लेकिन उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, न जागरूकता है। इसको लेके सिकल सेल संस्थान की परिकल्पना की गई और उसकी शुरुआत की गई। दुर्भाग्य है, कांग्रेस शासन आया तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का एक नारियल भर फोड़ दिया, उससे आगे उसमें कुछ नहीं किया गया। आप लोगों ने ध्यानाकर्षण सुना है, सारे तथ्य आ गए हैं। आज की स्थिति में वो एक संस्थान अपने आप में खुद बीमार हो, लेकिन मंत्री जी ने ये कमिटमेंट किया है कि मैं इस संस्थान को ठीक करूंगा। और मैं भी ये अपेक्षा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के इलाज के लिए जो सबसे जरूरी संस्थान है वो सिकल सेल संस्थान है, जिसको ठीक करके एक गरीबों को राहत पहुंचाएंगे। अभी बताया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा कि जिला स्तर में सिकल सेल जांच की प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। बजट में भी सिकल सेल की गंभीरता दिखती है कि 50 विकास खंड में उसकी काउंसलिंग के लिए हम सेंटर खोलेंगे करके। लेकिन ये प्रक्रिया जब भी जैसे संचालित हो, ये संस्थान है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के शीघ्र उसको सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए। खबर रायपुर से है, जहां नगर निगम में सरकार के बदलते ही राजधानी की ट्रैफिक को सुधारने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। इस कड़ी में बुधवार को अवैध दुकानों और ठेला को हटाने का अभियान शुरू हुआ। नगर निगम के अमले में पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क के इर्द गिर्द बने अवैध दुकानों, ठेलों और गुमटियों को बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई शुरू की। पश्चिम बंगाल के हुगली पांडुआ में अजीब घटना निकलकर सामने आई है, जहां एक या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 22 साल तक एक डॉक्टर जो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के मरीजों का इलाज करता रहा। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एक प्रसिद्ध मेडिकल स्टोर में उसका चैम्बर था। वह खुद को एमडी बताकर एलोपैथिक दवाइयां लिखता था और मरीजों से 400 फीस लेता था, जिसमें से 250 वह खुद रखता और 150 मेडिकल स्टोर वालों को देता था। दवाइयों की बिक्री से होने वाली अलग कमाई भी थी। संदेह तब बढ़ा जब उसके
प्रिस्क्रिप्शन पर कभी रजिस्ट्रेशन नंबर होता था और कभी नहीं होता था। एमडी लिखा तो था, लेकिन वह किस विषय में एमडी है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद बीएमओएच और स्वास्थ्य अधिकारियों ने मिलकर छापेमारी की कार्रवाई की और मौके पर रखे गए कागजातों की जांच की, जिसमें खुलासा हुआ कि वह असल में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था जो सालों से लोगों को एलोपैथिक दवाइयां देकर इलाज कर रहा था, जिसके बाद उसने स्वीकार किया कि वह अब एलोपैथिक इलाज नहीं करेगा। तो वहीं पंचायत समिति के स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि उसने सालों तक लोगों को धोखा दिया। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আমরা সবাই এসেছি। ঠিক আছে, আমি চেম্বারটা শেষ করে নিই। চেম্বার শেষ পেশেন্টের সামনে করা ঠিক নয়, তাহলে আমার করোনা শেষ হচ্ছে মোটামুটি ঘন্টা দেড়েক। আচ্ছা, বলছি একটা জিনিস, বলছি যে ধরুন আপনি এই যে লিখছেন ধরুন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, একটা ধরুন তো একটু একটা থাকবে, মানে কোন বোর্ডের আন্ডারে, যেমন ডব্লিউবিএমসি। আমি তো আপনাকে সব কাগজগুলো তো পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু ওনাকে সব কাগজপত্র আমি কিন্তু পাঠিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, কিন্তু কাগজপত্রগুলো অন্য যেভাবে থাকে সেভাবে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না, যার জন্য আমরা বলেছি। কিন্তু উনি যেটা বলেছিলেন, আমি কিন্তু সমস্ত ডিটেলস আপনাকে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আছি সেটাও বলে দিয়েছি। আয়ুর্বেদ, কিন্তু আপনি তো প্র্যাকটিস করছেন হোমিও অ্যালোপ্যাথি। আমি ওটাই বলতে চাইছি, সেটা আমি তো পাঠিয়ে যাবেন, কাগজপত্র সবকিছু পাঠিয়ে দিয়েছি। অ্যালোপ্যাথিতে আপনি যদি প্রেসক্রাইব করেন তাহলে আপনার তো মানে এটা তো হচ্ছে না, ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ হচ্ছে না। আপনি আয়ুর্বেদিক প্র্যাকটিস করেন, কোনো অসুবিধা নেই। কথাটা সেটা, ওটাতে আপনি তো জানেন এখন সবাই পারমিশন পেয়ে গেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে সবাই। না, ওটা না, ওটা বেসিক অলরেডি আপনাকে আমি অর্ডার কপি, একটা অর্ডার কপিও দিয়েছি, সার্টিফিকেটের এমডি এটা দিয়েছি, পাঠিয়েছি তো। না, সেটা এমডি তো আপনি আয়ুর্বেদিক, আমি ওটাই পাঠিয়ে দিয়েছি তো আপনাকে। আয়ুর্বেদিক ডাক্তারবাবু অ্যালোপ্যাথি কয়েকটা ইমার্জেন্সি মেডিসিন সাজেস্ট করতে পারে, নট অল মেডিসিন। যা লিস্ট পাঠিয়েছি দেখেছেন তো, A to Z লিস্ট, ড্রাগের লিস্টও পাঠিয়ে দিয়েছি। ওইটা 67টা ওষুধ লেখার পারমিশন আছে। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এইটা একটা কথা বলি, এই যে ধরুন এটা রেজিস্ট্রেশন এখন তো সবই তো ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স। আসলে উনি হচ্ছেন আয়ুর্বেদিক ডাক্তার, কিন্তু উনি এমডি, মিথ্যা এমডি তকমা দিয়ে নিয়ে ব্যবসাটা করছিলেন। 400 টাকা করে ফি নিতেন, 150 টাকা হচ্ছে দোকান মেডিসিন পেত, দোকান চৌধুরী মেডিসিন, আর হচ্ছে 250 টাকা করে উনি পেতেন। সপ্তাহে 2 দিন করে বসতেন, প্রচুর টাকা ইনকাম করেছেন, প্রচুর মানুষকে ঠকিয়েছেন। কি ট্রিটমেন্ট করেন উনি? উনি অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করছেন, একদম বেআইনিভাবে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা হচ্ছিলেন, কিন্তু উনি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। কি উনি কি শিক্ষা এখন মেডিসিন কাউন্সিলের আয়ুর্বেদিক যে মেডিসিন কাউন্সিল আছে তার মানে ওনার দেখা যাচ্ছে যা কাগজপত্রে উনি যেটি কোনো পাঠিয়েছেন তাতে উনি একটা মানে প্রশাসনিক ইয়েতে আছে, হ্যাঁ, সুপার, কোথাকার সুপার, চিকিৎসা করবেন এরকম কিছু চিকিৎসক হিসেবে কোনো ডকুমেন্টস সেরকম পাওয়া যায়। আজকে কি হলো? আর যেটুকু করেন উনি আয়ুর্বেদিক একটু করেছেন, এটা বোঝা গেছে, হ্যাঁ, কিন্তু উনি চিকিৎসা করছেন অ্যালোপ্যাথিক এমডি, মিথ্যা তকমা। এটা ক্ষেত্রে ভুয়ো চিকিৎসক বলা যেতে পারে? ভুয়ো অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক বলা যেতে পারে? ভূত অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা মানে অ্যালোপ্যাথি আর মানে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক কি ভুয়ো বলে মনে করছেন? হ্যাঁ, ভূত অবশ্যই ভুয়ো। আজকে উনি মুজলিকা লিখে দিয়েছেন যে আমি এরম ভুয়ো চিকিৎসা অ্যালোপ্যাথিক করছিলাম, আমি আর করবো না বলে উনি লিখে দিয়েছেন। প্রশাসনিকভাবে ওনার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে? ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এখন আমাদের আলোচনা হচ্ছে, সেটা জনস্বাস্থ্যে আমরা এটি আজকে আলোচনা করে ধরা হলো, এবং এরপরে জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞান আলোচনা করে লিখিত আমরা নিয়ে নিয়েছি। এরপরে কি স্টেপ নেওয়া যায়, হ্যাঁ, সম্ভবত এফআইআর করতে হতে পারে, করা হবে, কারণ বহু মানুষকে ঠকিয়েছে। নাহলে এরকম ধরনের আরও অনেক জায়গায় যাবে, উনি আরও ঠকাবেন মানুষকে। সেই হিসেবে ওনার বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি, এবং সেটা ভিডিও ম্যাডামের সঙ্গে আলোচনা করে এফআইআর ওনার নামে করতে পারি। আপনারা জানলেন কি করে? আমরা জানলাম বলতে আমাদের কাছে ওই ডিএমএস সাহেবের কাছে অভিযোগ করেছিল মানুষ, যে এরকম উনি ভুয়ো অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা এইভাবে চিকিৎসা করছেন দীর্ঘদিন ধরে, এটা অভিযোগ করেছিল। সেই হিসেবে ডিএমএস সাহেবকে আমরা বলেছিলাম যে আপনি বিষয়টা জানুন, কারণ ওই সম্বন্ধে আমাদের তো অত আইডিয়া নেই, উনি ওটা ভালো বুঝতে পারবেন। আইনি ব্যবস্থা হ্যাঁ, আইনি ব্যবস্থা না, ওনাকে দেখুন, আপনারা আইনি ব্যবস্থা নেবেন? হ্যাঁ, আইনি ব্যবস্থা নেব।
কি নাম আপনার? আমার নাম নিশাপতি রক্ষিত, আমি জনস্বাস্থ্যের কর্মকর্তা। জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ, পাণ্ডব পঞ্চায়েত সমিতি হ্যাঁ, স্বাস্থ্য বলছি। কর্মকর্তা। ওই বলছি বা আমি পান্ডার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এখন। তা আজকে ওই ডাক্তারবাবু নাকি 15 বছরের ঊর্ধ্বে ওইখানে ডাক্তারি করছে ওই ওষুধের দোকানে। আমি একটাই বার্তা দেবো, সেই ওষুধের দোকানটা কেন তার পরিচয় গোপন রেখেছে বা তার কাগজ কেন দেখে নেয়নি? যেহেতু ও মেডিসিন ডাক্তার, তিনি কি করে আয়ুর্বেদিক ডাক্তার, তিনি আয়ুর্বেদিক ডাক্তার এখন ওষুধ দিচ্ছে অ্যালোপ্যাথি। এরকম আমার পাণ্ডবাসী বহুত জনকে আজ পর্যন্ত দেখেছেন, কিন্তু এটা কেন? পয়সাটাই কি সবকিছু? ডাক্তারবাবুদের একটা তো হওয়া দরকার যে আমি যে ডাক্তারি পড়েছি আমাকে সেই ট্রিটমেন্টই করতে হবে। সে কেন আজকে পান্ডা এসে এই যে মানুষগুলোর কার যে কি ক্ষতি হয়েছে এত বছরে সেটা তো আমাদের কাছে এখন নেই। তা আমি চাইবো ডাক্তারবাবু যেন যে এমডি হয়েছেন সেই এমডি নিয়েই সে ডাক্তারি করি। দিদি অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে উনি তো আয়ুর্বেদিক ডাক্তার, ট্রিটমেন্ট করছিল অ্যালোপ্যাথির। মানুষের মধ্যে কি ক্ষতি তো একটা মনে হয় বড় অংশের হয়েছে বলে মনে হয় নাকি? হ্যাঁ হয়েছে, হয়তো সেই রিপোর্টটা তো আমরা এখন জানতে পারবো, কেননা যেহেতু এখন ধরা পড়েছে সেই ডাক্তারবাবুটা যেহেতু এরকম চিকিৎসা, হয়তো এবার সেই বাড়ি যারা দেখিয়েছেন হয়তো আমাদের বিডিও অফিসে আসতে পারেন। কিন্তু আপনার কাছে কি রিপোর্ট এসেছিল কালকে? কালকে আমাদের সিওমি স্যার যেহেতু স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে উনি একটা যার কাছে হোক খবর পেয়েছিলেন, সেইটা নিয়ে আমাদের কালকে একটা স্বাস্থ্যের মিটিং ছিলেন, সেখানে তুলে ধরেন। তখনই আমরা আমার স্বাস্থ্য দপ্তরের যে সকল কর্মাধ্যক্ষ বা মেম্বাররা ছিলেন তাদের ঘরে নিয়ে আমি বললাম যে চলুন আজকে আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে সেখানে গিয়ে যা দেখলাম ডাক্তারবাবুকে সেখান থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে আমরা বিডিও অফিসে নিয়ে আসি এবং বিডিও ম্যাডাম বা আরো সকলে কর্মাধ্যক্ষরা নিয়ে তাকে মিটিং করে তার সে একটা লিখিত আমাদের জমা করে গেছে। দিদি আপনার নামটা? আমার নাম ময়না মাঝি, আমি পান্ডা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। কি হয়েছে স্যার, ঘটনাটা কি হলো? বলে এসছি সবকিছু। হ্যাঁ, মানে আপনার আপনার রেজিস্ট্রেশন ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার নাম ঠিক আছে। এমনিতে ওনার সঙ্গে কথা হলো, যা যা আমার আছে সব দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, সেইভাবে প্র্যাকটিস করছি। আজকে ডাকলো কেন ভিডিও অফিসে? অভিযোগ সেরকম কিছু নাই। আপনার বিরুদ্ধে নামে মিল নেই না, সবই ঠিক আছে। আপনি আমি আয়ুর্বেদিক ডাক্তার, আয়ুর্বেদিক প্র্যাকটিস করবো, ব্যাস। সবার এমডি লিখতেন তো? এমডি আয়ুর্বেদ। অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করতেন তো আপনি? হ্যাঁ। আচ্ছা, আয়ুর্বেদিক ডাক্তার, আপনি অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করতেন? স্যার আপনি আয়ুর্বেদিক ডাক্তার অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করতেন? বলছি আয়ুর্বেদিক ডাক্তার কি অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করতে পারে? করতে পারে। পারে, হ্যাঁ। যেগুলো অর্ডার আছে, যেগুলো যেগুলো মানে ইয়ে আছে আর কি, যা আমাদের যা কাউন্সিলের যা অর্ডার আছে 67টা মেডিসিন লেখা যায়। আচ্ছা, আপনার নামটা স্যার? নাম নিতাই সেনাপতি। নিতাই সেনাপতি? এই আমি যাচ্ছি গো। স্যার কি নাম নিতাই সেনাপতি? খবর আসেনি, কালকে আপনাদেরই একজনের মাধ্যমে আমার কাছে খবরটা এলো। ঠিক আছে, যদি কেউ কমপ্লেন করে থাকে এবং তার যদি আয়ুর্বেদিক বা হোমিওপ্যাথি ডিগ্রি থাকে, তিনি তার স্ট্রিমে তিনি প্র্যাকটিস করবেন। আয়ুর্বেদিক হোমিওপ্যাথি আমরা কখনোই তাদের অ্যালোপ্যাথি প্র্যাকটিস করার কথা না। এবং এমডি লাগিয়েছেন ওনার, হয়তো আয়ুর্বেদিক এমডি আছে, হয়তো সেটা তো আমি বলতে পারবো না, সেটা যারা তদন্ত করেছে বা গেছেন তারা বলতে পারবেন। বা যদি আমার কাছে কমপ্লেন আসে আমি নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখবো। আর যদি কোনো এটার মধ্যে যদি দেখা যায় যে কোনো ভুল আছে, কোনো যে ওনার যে অ্যালোপ্যাথি মেডিসিন উনি যদি প্র্যাকটিস করে থাকেন, যেটা ওনার করার কথা না, তার জন্য আইনানুগ যে ব্যবস্থা নেওয়া সেটা করতে হবে। যারা গেছেন ওখানে, যদি ব্লক আধিকারিক গিয়ে থাকেন, তারা সেই মতো বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা নেবেন, অথবা আমাকে পাঠালে তো আমি সেটা দেখে সেভাবে। বলছি স্যার, এই যে এটা উচিত না, যদি কেউ মানে অ্যালোপ্যাথি প্র্যাকটিস করেন আয়ুর্বেদিক ডাক্তার, তাহলে সেটা নিয়ম মাফিক করুন আর কি। উনি বলছেন 67টা ওষুধ নাকি দিতে পারে, মানে এরকম দেওয়া যায়? সেটা আমাদের গভর্নমেন্টের যে প্রোগ্রাম আছে সেখানে। উনি যদি সরকারি ডাক্তার, সরকারি ক্ষেত্রে তখন তো আমাদের এখানে আছে তো, আরবিএস কে মেডিকেল অফিসার আছেন তো, তারা তো করেন, তাই তো সেইভাবে তাকে অথরাইজ করা হয়েছে। উনি তো সরকারিভাবে কোথায় প্র্যাকটিস করছেন, উনি তো বাইরে নিজে পার্সোনাল চেম্বার করছেন। পার্সোনাল চেম্বারের ক্ষেত্রে এরকম কোনো নিয়ম নেই। আর ওনার বিরুদ্ধে কি স্যার আইনানুগ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? যদি কমপ্লেন আমার কাছে আসে তাহলে হবে। আমার কাছে অবশ্যই বললাম যে এই মুহূর্তে কোনো
তথ্য আমার কাছে নেই, এটা আমি আপনাদের কাছ থেকেই শুনেছি। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।